चलो अब मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, रेगुलर क्लासेस अब आज से। तो एक नए चैप्टर की हेडिंग डालेंगे अब आप, थोड़ा सा नोटिंग करने का काम होगा, उसके बाद उसको समझेंगे। बड़ा ही मजेदार सा आसान सा आपका चैप्टर होने वाला है ये इकोनॉमिक्स का। हेडिंग डालिए एक बारी चैप्टर की, बिजनेस साइकिल्स। बिजनेस साइकिल्स चैप्टर की हेडिंग डालिए। गुड मॉर्निंग दीपक जी, चलिए लिख लिया? बिजनेस साइकिल्स 400 डेफिनेशंस वन। नहीं सिद्धांत, वो वाला चैप्टर नहीं है, चिंता मत करो, वो वाला चैप्टर नहीं है। वो मैंने बताया था ना, वो बिल्कुल लास्ट में करेंगे, ताकि तब तक काफी चैप्टर्स में हम वो वाली डेफिनेशंस को कुछ कुछ करके कवर अप कर चुके हो। गुड मॉर्निंग लामिया। चलिए अब तब तक बच्चे ज्वाइन करते जाएंगे, तब तक मैं काम कर, थोड़ा सा लिखने का हम काम करते हैं। लिखेंगे यहां पे बिजनेस साइकिल मींस, अभी लिखवा रहा हूं फिर सारा समझेंगे। तरुण वो अभी बाद में, ठीक है? बिल्कुल बाद में क्लास के एंड में, ठीक है तरुण? बिजनेस साइकिल मींस rhythmic fluctuations बेटा वो आपको बेस बताया था, सिर्फ यहां से फ्रेशली हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? वो मैंने आपको बेसिस बताए थे सारे, अभी वो चैप्टर आपका हुआ नहीं है, वो तो पूरा फुल फ्लेजेड चैप्टर करवाऊंगा अभी, ठीक है अनुष्का? स्टार्ट हम यहीं से कर रहे हैं। बिजनेस साइकिल मींस rhythmic fluctuations in aggregate economic activity rhythmic fluctuations in aggregate economic activity that happens over a period of time. लिखिए एक बार, बिजनेस साइकिल मींस rhythmic fluctuations in aggregate economic activity that happens over a period of time. हो गया? लिख लिया यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखिए, फेजेस ऑफ बिजनेस। अच्छा ठीक है लामिया, लिख लीजिए, लिख लीजिए। सेकंड पॉइंट, फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। गुड मॉर्निंग आदित्य, कोई बात नहीं, अभी मैंने बस जस्ट स्टार्ट किया है, ये जो आपको दिख रहा है ये इतना लिखवाया है, बस नया चैप्टर है बिजनेस साइकिल्स, जितना आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है बस इतना लिखवाया है। फटाफट से लिखिए, अभी कुछ समझाया नहीं। फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल में एक छोटा सा डायग्राम आपको बनाना है, बेसिकली ग्राफ। वो क्या होगा वो अभी हम समझेंगे। हाँ जी तृप्ति, अभी बताया मैंने, आज लवली सर की तबीयत खराब है, इसलिए आपकी लॉ की क्लास मॉर्निंग वाले टाइम पे नहीं हो पाई। सुबह सुबह ही उनकी काफी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए लॉ के टाइम पे मैं अपनी क्लास ले रहा हूं इकोनॉमिक्स की, ठीक है जी? यो हाँ जी सिद्धांत, ये इस तरीके से यहां पे बनाइए एक बारी।
TROUGH, ट्रफ, बिल्कुल लोएस्ट वाले पॉइंट पे। ये जो डॉटेड लाइन है इसको डिनोट करेंगे ट्रेंड लाइन। एक्स एक्सिस पे लिखिए जीडीपी और वाई एक्सिस पे लिखिए टाइम। बनाइए इसको एक बारी, इसके बाद इसको समझना स्टार्ट करते हैं। बेटा अभी सभी समझाऊंगा, लिख लो एक बारी भूमिका, ठीक है। बिस्मनप्रीत अभी सब समझाऊंगा। हाँ वैसे ट्रफ को डिप्रेशन बोलते हैं, रिसेशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है बिस्मनप्रीत। अभी ये सारा समझेंगे, लिख लिया भाई सबने? चलो जी, अब इसको समझने का काम शुरू करते हैं एक बारी, ठीक है। और मैं एक सिंपल एग्जांपल यहां पे अब लूंगा। पहले मैं ना आपको इस बात को समझने के लिए, इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए, बड़ा ही छोटा सा आसान सा चैप्टर होने वाला है, लेकिन इस चैप्टर में से ना पेपर में आती है केस स्टडी, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले तो एक लेमन एग्जांपल दूंगा, जनरल लाइफ का एग्जांपल, ठीक है। और उसके बाद हम इसी चीज को स्टॉक एक्सचेंज में एक बारी मर्ज करके देखेंगे, और वहां से फिर हम जाएंगे एक बारी पूरी कंट्री में ऐसी सिचुएशंस क्या बनी, कब बनी, क्या होता है ये सब, ठीक है ना। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैप्टर का नाम है बिजनेस साइकिल। मेरे पास ना हर बैच में कहीं ना कहीं कोई एक आधा तो बच्चा ऐसा निकलता ही है। एक अल्ट्रा लेजेंड होते हैं, कुछ होते हैं लेजेंड, कुछ होते हैं फिर अल्ट्रा लेजेंड्स। तो कुछ अल्ट्रा लेजेंड बच्चे ऐसे निकलते ही हैं जो बाद में आके मुझसे एक सवाल करते हैं कि सर क्या बिजनेस साइकिल वही है जो हमने 12th में पढ़ा था बिजनेस स्टडीज में? मैं पूछता हूं बच्चे आपने 12th में बिजनेस स्टडीज में क्या पढ़ा था जिसको आपको लग रहा है कि ये बिजनेस साइकिल हो सकता है? तो बच्चा जवाब देता है सर हमको ना ऐसी ऐसी कोई चीज बीएसटी में पढ़ाई गई थी कि आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, उस रॉ मटेरियल को फिर आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, वो फिनिश गुड्स मार्केट में बिकते हैं तो वो डेटर्स बनते हैं, फिर इन डेटर से कैश रिसीव होता है। सर ऐसा ऐसा सा हमने कुछ किया था जिसको ना एक बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल कहा जाता था। क्या सर यही होता है बिजनेस साइकिल? नहीं, पहले तो, ताकि बाद में किसी भी नालायक के मन में यह बात ना आए कि क्या ऐसी ऐसी चीजें ही बिजनेस साइकिल होती हैं कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाया, फिनिश गुड्स को जाके मार्केट में बेचा, उसके बाद कैश आया, क्या इसी तरीके का जो सर्कल होता है वही बिजनेस साइकिल होता है? तो पहली बात नहीं, ये आपका एक पर्टिकुलर बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल होता है। मेरा चैप्टर यहां पे कंट्री एज अ होल है, मैं इंडिविजुअल बिजनेस की तो यहां पे बात ही नहीं करूंगा। पहले तो ये बताओ, यहां पे जो मैंने स्टार्ट करने से पहले अभी कुछ समझाया भी नहीं, एक डिस्क्लेमर दिया कि इस बात से जो आपने 12th की बिजनेस स्टडीज में ऑपरेटिंग साइकिल पढ़ा है उससे कोई बच्चा इसको लिंक ना कर जाए, वो नहीं है ये बात सबको क्लियर हुई? हाँ जी, ओके जी। अब सर सुनो एक बात, हम सबकी लाइफ कुछ इस तरीके से चलती है कि कभी बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में आती हैं खुशियां, कभी हमारी लाइफ में ऐसे लगता है कि भाई सब कुछ सही है, फिर उसके बाद लाइफ एकदम से डाउनफॉल पे आना शुरू हो जाती है, कभी लगता है यार बड़ा सैडिस्टिक सैडिस्टिक सा लग रहा है। क्या सर हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ? क्या बोलना चाहते हो? मैं आपको ना आपकी एक सीए की जर्नी बताता हूं, ठीक है ना, उससे आप इस चैप्टर को ना एकदम लिंक कर जाओगे। आपकी सीए की जर्नी या आपकी 10th से जर्नी, आप याद करो जब आपके 10th के बोर्ड के एग्जाम्स, आज डाउनफॉल ही है सर। क्यों सिद्धांत, क्या हो गया आपको, क्या हो गया आज? अच्छा, ओके। कह रहा अनाउंसमेंट, सुनो मेरी बात। तो अब आपके जब 10th के एग्जाम्स थे, पता नहीं आपके साथ ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, मेरे साथ तो बड़ा हुआ था। सबने बोला था 10वीं के पेपर दे दे, 10वीं के पेपर दे दे, लाइफ सॉर्टेड है, उसके बाद मजा आएगा उसके बाद। मैंने कहा ठीक है यार, 10th के बोर्ड के एग्जाम्स दिए इस उम्मीद में कि सारी दुनिया कह रही है बस 10वीं के बोर्ड के पेपर हो जाएं, लाइफ सॉर्टेड है। मैं बड़ा खुश, बोर्ड के पेपर हुए, खत्म हुए। अब पेपर जैसे मर्जी हुए हो ना, पेपर खत्म हो जाते हैं ना तो खुशी बड़ी होती है एक बारी,
सेटिस्फेक्शन बड़ी होती है, हाँ ठीक है यार फ्री हो गए अब जैसे मर्जी हुए। लेकिन सबने कहा था यार लाइफ सॉर्टेड है, लाइफ तो सॉर्टेड नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही 10th के बोर्ड के पेपर खत्म हुए, रिजल्ट आया, मर के पास हो गए, उसके बाद फिर सवाल आया 11th में क्या लेना है, साइंस लेनी है 11th में, कॉमर्स लेनी है, लेना क्या है 11th में। चलो जी किसी तरीके से 11th में कॉमर्स ले लिया। अब ये लगा अब तो सीनियर हो चुके हैं, 11th में हमारी खूब मस्ती, आपने भी यही किया होगा। उसके बाद 12th आई, अब फिर सब कहते हैं क्या बोल रहा है, देसी रिश्वत का, देसी फंडा रिश्वत का, अच्छा ठीक है ओके। अब जब 12th में आते हैं, फिर वही जो 10वीं में सुनने को मिला था वही 12th में सुनने को मिलता है कि यार बस 12th है, 12th के बोर्ड के पेपर हो जाएं एक बारी फिर लाइफ सॉर्टेड है, 12th के बोर्ड के पेपर हो जाएं एक बारी फिर लाइफ सॉर्टेड है। हमने सोचा यार ठीक है, खैर आप तो बड़े लकी हो कि, अब लकी क्या बोलूं अब मैं, कि अभी तक बोर्ड के पेपर ही नहीं हुए, लेकिन अब बोर्ड के पेपर हो जाते हैं उसके बाद भी लाइफ सॉर्टेड नहीं है। जहां बोर्ड के पेपर खत्म हुए नहीं, वहां घर वालों ने धक्का मार दिया, जाओ सीए करो। पता नहीं क्या मन में आया कि सीए करेंगे, और आ गए हम इस तरीके से पढ़ाई करने की, अभी तो बोर्ड के पेपर हुए थे और हमने पढ़ाई भी शुरू कर दी, बहुत बढ़िया। मुस्कान कह रही है यस सर सेम हैपेंस विद एवरी स्टूडेंट। अब सीए में क्या होगा, यहां पे ना थोड़ी थोड़ी आपको सीए की भी लर्निंग मैं देना चाहता हूं यहां पे इस चैप्टर के मीडियम से। अब सीए फाउंडेशन में आप आ गए, सीए फाउंडेशन जब आपका जैसे 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 अब आप आगे 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 आपका सिलेबस बढ़ेगा, अभी तो बिल्कुल लाइट 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 मोड से सब कुछ चल रहा है, धीरे 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 आगे लेवल बढ़ता जाएगा सीए फाउंडेशन में। उसके बाद आपके नवंबर में एग्जाम्स ड्यू हो जाएंगे, नवंबर में जाके आपने पेपर दिए। अब सीए फाउंडेशन के जैसे 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 पेपर पास आ रहे हैं, वैसे 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 थोड़ी 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 टेंशन बढ़ती जाएगी, यार पेपर है, सीए के पेपर है, सीए फाउंडेशन के पेपर है, चलो जैसे मर्जी करके नवंबर में पेपर दे दिए। एक बारी पेपर खत्म हो जाते हैं तो रिलैक्सेशन बड़ी मिलती है कि हाँ जी पेपर खत्म हो गए, हम फिर फुल मस्ती में आ गए, पूरा बढ़िया मूड कि अब मस्ती चल रही है यार, 12वीं के पेपर जैसे मर्जी हुए थे, उसके बाद हमने सीए शुरू कर ली थी, अब जाके हम फ्री हुए हैं, हमारे सीए फाउंडेशन के भी पेपर हो गए खत्म। अच्छा अब ना जो सीए फाउंडेशन का आपका रिजल्ट होता है वो 2 महीने बाद आता है, जनवरी एंड में आता है वो रिजल्ट। मैं आपको ना वैसे ना एक लेसन आपको दे रहा हूं, अगर आप सीए में भी आगे की आगे कंटिन्यू करेंगे ना और आप पूरे सीरियस हैं सीए करने के लिए, तो आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स और सीए फाउंडेशन के रिजल्ट के बीच का जो टाइम होगा ना आपका, ये 2 महीनों का टाइम, इसको जी भर के जी लेना, जो मन में आए वो कर लेना, जहां घूमने जाना हो वहां घूमने चले जाना, क्योंकि अगर आप सीए की लाइन में आ जाते हो ना, तो जितना फ्री टाइम ये वाले 2 महीने होगा ना उतना पूरी लाइफ में नहीं आएगा। ये मैं अपना खुद का और जितना टाइम मेरे को अभी इस इंडस्ट्री में आए हुए हुआ है, मैंने सबका एक्सपीरियंस कंपाइल करके आपको बताऊंगा अभी यहाँ पे। तो जो सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स के बाद और रिजल्ट के बीच का जो टाइम होगा ना, उतना फ्री टाइम आपको इसके बाद अपनी पूरी जिंदगी में नहीं मिलने वाला। चलो हमने पूरी जी भर के यहाँ पे मस्ती करी, जहां जाना था घूमने जाना था, पार्टी करने जाना था, सारे शौक यहाँ पे पूरे किए। अब जैसे जैसे जजमेंट डे पास आ रहा है, ठीक है जनवरी का, हाँ बिल्कुल सिद्धांत हम चलेंगे ट्रिप पे, ठीक है पक्का। अच्छा जैसे जैसे हमारा सीए फाउंडेशन का अब रिजल्ट पास आ रहा है, जितना डर 10th के बोर्ड के एग्जाम्स के रिजल्ट के टाइम पे लगा था, उससे ज्यादा डर 12th के रिजल्ट के टाइम पे लगता है, और उससे भी थोड़ा सा ज्यादा डर सीए फाउंडेशन के रिजल्ट के टाइम पे लगता है, फॉर द सिंपल रीजन जितनी बड़ी चीज होती जाती है उतना ना रिजल्ट के टाइम पे डर थोड़ा सा ज्यादा लगता है, क्योंकि चीजें स्टेक पर उतनी ज्यादा होती हैं। अब रिजल्ट आ रहा है भाई, रिजल्ट आ रहा है, 2-3 दिन पहले ही हालत खराब, ठीक है ना, जिस दिन रिजल्ट आ रहा है। अच्छा इंस्टीट्यूट करता भी क्या है, इंस्टीट्यूट ना खेलता है, जिसको कहते हैं ना धप्पा कर देना, इंस्टीट्यूट कई बार वो करता है। क्या सर इंस्टीट्यूट करेगा क्या, आपको बोल देगा रिजल्ट है दोपहर को 2 बजे, और सुबह सुबह अनाउंसमेंट आ जाएगी 10 बजे रिजल्ट आ गया, ठीक है। मतलब पागल इंस्टीट्यूट, ऐसे थोड़ा ना करना चाहिए प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। कई बारी क्या करेगा, 11 बजे का बोलेगा, सुबह 11 बजे रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट 8 बजे आएगा रात को। अब बच्चा सिस्टम के आगे लगा रहता है लगा रहता है, अब आएगा रिजल्ट, अब आएगा अब आएगा अब आएगा, वो आता है रात को 8 बजे। चलो कोई बात नहीं, इस तरीके से हम बिल्कुल एकदम टेंशन मोड में रिजल्ट के आगे बैठे हुए हैं। चलो जी एकदम से स्क्रीन पे रिजल्ट फ्लैश किया और हम हो गए पास। बस जैसे ही हमारा सीए फाउंडेशन क्लियर हुआ, हमारी खुशियां 7वें आसमान पे। बस अब तो ऐसा लग रहा है कि सीए फाउंडेशन ही तो था पूरा का पूरा सीए, अब तो हमें यह लग रहा है कि अब इंस्टीट्यूट आएगा और आके कहेगा भैया तुम हो गए हो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, और दोस्तों को बोलेगा भाई तेरा सीए बन गया है, ठीक है।
आदित्य कह रहा है अपुन ही भगवान है। हाँ चलो, अच्छा सीए फाउंडेशन जैसे ही पास हुआ, खुशियां सातवें आसमान पर। लेकिन ये वाली जो खुशियां हैं ये बड़ी शॉर्ट लिव्ड होंगी। क्यों सर, क्यों शॉर्ट लिव्ड होंगी? क्योंकि जिस दिन सीए फाउंडेशन क्लियर होगा उसके अगले दिन बात होगी अब सीए इंटर करना है, सीए का सेकंड लेवल करना है। अच्छा, अब सीए का सेकंड लेवल जब करना है, जिसको कहते हैं ना खुशियों पे पहला डेंट लगना, वो पहला डेंट किस दिन लगता है? जब आप सीए इंटर के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हो ना, और सीए इंटर की बुक्स आती हैं। मेरे को याद है, अब तो ना बुक्स डिलीवर होने लग गई घर पे। जब मैंने सीए किया था तो उस टाइम पे ना इंस्टीट्यूट में गया था बुक्स लेने अपनी सिस्टर के साथ, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो मैं अपनी बहन को लेके गया था, बड़ी है मुझसे, कि भाई तू चल साथ, तेरे को सारा पता है, वहां पे बुक्स दिला दे मेरे को। इंस्टीट्यूट चले गए, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में। अब वहां पे अच्छा मेरी हाइट बड़ी है, मेरी बहन की ना हाइट थोड़ी सी कम है, मेरे यहां तक आती है शोल्डर तक। अब ना उन्होंने बुक्स का बंडल रखा, मेरी बहन उसके पीछे घुम हो गई। मैं देख रहा हूं बहन कहां गई, बहन कह रही है मैं किताबों के पीछे हूं। मैंने कहा ये सारी एक ही जन्म की है, ये सारी की सारी सीए इंटर में पढ़नी है या पूरे सीए फाइनल की भी निकाल के इन्होंने दे दी है? कहते नहीं बेटा, ये तो सिर्फ सीए इंटर की हैं, और इसमें अभी ना आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चंस की किताबें आपके घर पे डिलीवर होंगी, अलग से आएंगी। मैंने कहा वो भी पढ़नी है? कहते हाँ। मैंने कहा लो जी, इतनी खुशियां जो सीए फाउंडेशन के रिजल्ट के टाइम पे मिली थी, वो अभी सीए इंटर की किताबें देख के ही ऐसी की तैसी हो गई कि इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। आई गेस आपको ये सारी बातें समझ आ रही हैं? अभी मैं सारी की सारी बातें यहां पे बिजनेस से लिंक कर दूंगा इनको। हाँ, सिद्धांत कह रहा है इंटर इंस्टीट्यूट से कॉल आया, इंटर की पढ़ाई के लिए रजिस्टर करें। बहुत बढ़िया। चलो जी, किताबें लेके जैसे तैसे करके घर आए। अच्छा होता क्या है ना, किताबें कितनी मर्जी हो, लेकिन ना जो नई नई किताबें होती है ना, उनका थोड़ा सा एक क्रेज होता है। अपना बचपन याद करो, बचपन में जैसे नई नई किताबें आती थी, उनके ऊपर कवर चढ़ाना वगैरह वगैरह एक क्रेज होता है। चलो ठीक है, नई नई किताबों का क्रेज, देखते हैं आगे क्या होता है। अब सर सीए इंटर पढ़ना शुरू किया। सीए इंटर में पहले तो फाउंडेशन में तो 4 पेपर थे, सीए इंटर में मेरे पास आ गए 8 पेपर, और सीए इंटर का एक एक पेपर सीए फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट्स के बराबर था। तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैं धीरे 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 धीरे, मतलब यहां से लेवल सीधा यहां चला गया। श्वेता कह रही है लैग आ रहा है। भाई लैग आ रहा है क्या क्लासेस में? मेरे यहां से तो बिल्कुल क्लियर चल रहा है, मेरे यहां से कुछ नहीं है अभी। श्वेता आप एक बारी दोबारा से लॉगिन करके देखो, लैग तो नहीं है अभी बिल्कुल भी यहां से। ठीक है, चलो एनीवे, तो अब भाई किसी तरीके से सीए इंटर का, नहीं मैं डरा नहीं रहा हूं, चिंता मत करो। मैं तो आपको, तो सुनो मेरी बात पूरी, पहले सुनते रहो। अब सीए इंटर में पढ़ना शुरू किया, कोई बात नहीं, किताबों को देख के डर बड़ा लगा, एक एक देखकर। यस सर, डर लग रहा है अभी? नहीं डरने की कोई जरूरत नहीं है, सुनो मेरी बात। अब सर जैसे तैसे करके हमने, डर लग रहा है इंटर का नाम सुन के? नहीं हम सब बिल्कुल डरने की जरूरत है, मेरी बात तो सुनो। अब धीरे धीरे करके हमने पढ़ना शुरू किया, पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। अब इंटर में क्या होता है, टैक्स जैसा सब्जेक्ट आता है। अच्छा इंटर में जब टैक्स जैसा सब्जेक्ट आता है ना, तो ना किताबें चाहे कितनी मर्जी ज्यादा हो, टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ने में ना मजा बड़ा आता है। क्यों सर? टैक्स के सब्जेक्ट में हमको ना जब ऐसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल इंडस्ट्री का बताया जाता है कि फलाने फलाने बंदे ने इस तरीके से अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट कर लिया, हमको पता चलता है गजब हो गया यार, मैं तो किसी का भी ब्लैक मनी व्हाइट कर दूंगा इस तरीके से। फिर पता चलता है किसी इंसान का टैक्स बनता था 1,00,000 रुपए, उसने क्या लूप होल निकाला और किस तरीके से इस टैक्स को जीरो बनवा दिया। अब जैसे ही हमें ऐसी ऐसी बातें सीखने को मिलती हैं, तब हमें लगता है बस मैं तो अभी से ये काम शुरू करूंगा और लोगों से पैसे मांगना शुरू करूंगा। जो मेरे दोस्त सीए नहीं कर रहे होते, फिर हम उनके आगे जाके बोलते हैं हाँ भाई करवाना है ब्लैक का व्हाइट, करवाना है टैक्स कम, मेरे को बता मैं करवा दूंगा। मतलब इस तरीके से इंटरेस्ट बनना शुरू होता है। हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं वहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसमें बड़ा मजा आता है, स्टॉक मार्केट सीखने को मिलती है बहुत ज्यादा। चलो जी, किसी तरीके से हमने सी इंटर की पढ़ाई करते गए, बम्बार्ड हो गए पढ़ाई से, पागल हो गए एकदम बुरे तरीके से। लेकिन फिर जाके हमारे नवंबर में 2022 में सी इंटर के पेपर खत्म हुए। अब जैसे ही सी इंटर के पेपर खत्म होते हैं ना, दिमाग पे ना इतना प्रेशर होता है उस टाइम पे, ऐसा लगता है कि हम जेल से बाहर आ गए हैं एक बारी के लिए, जिस दिन सी इंटर के पेपर खत्म होते हैं। क्योंकि आपने 9 महीनों में उतनी तैयारी करी होती है जितनी शायद आपने 11वीं 12वीं और फाउंडेशन में मिलाकर नहीं करी होती, वो आपने 9 मंथ्स में यहां पे कंप्लीट करी होती है। और आप सीए इंटर के यहां पे दोनों ग्रुप्स के मान लो आपने इकट्ठे पेपर दे दिए और आप हो गए फ्री।
अब सर यहां पे आपका रिजल्ट में 2 महीनों का टाइम होता है, ये भी आपका फ्री टाइम होता है, लेकिन ये पूरे तरीके से फ्री नहीं होता। क्यों नहीं होता वो मैं आपको बताऊंगा। चलो, एक बारी जैसे ही पेपर खत्म हुए, सर इंटर में सारे पेपर सब्जेक्टिव होते हैं। हाँ जी तरुण, ऑल्दो मैं यहाँ पे इंटर के पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो यहाँ पे एक जर्नी की बात कर रहा हूं। ठीक है तरुण, वहां पे पेपर कैसे होते हैं उसकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, ऑल्दो हाँ सब्जेक्टिव होते हैं, सारे लिखने वाले ऐसे टाइप वाले होते हैं। एनीवे, 2 महीने हम पूरा फ्री रहे, जितना इतना बम्बार्ड हुए थे पढ़ाई से, अब थोड़ा सा रिलैक्स, फिर से खुशियां वापस आने लगी। जो इतना उदास हो गए थे कि कमरे में अपने आप को बंद कर लिया था, अब वापस से दुनिया में जाने लगे, दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करने जाने लगे, ये वो। अब सर सीए इंटर के रिजल्ट की डेट पास आ रही है। अब सीए इंटर के रिजल्ट की जब डेट पास आती है ना, तो थोड़ा सा और ज्यादा डर लगता है, क्योंकि सीए इंटर में और ज्यादा हमने मेहनत करी होती है, चीजें और ज्यादा स्टेक पर होती हैं। तो मेरे को लगता है यार सीए इंटर मेरा क्लियर हो, मैंने इतनी मेहनत करी है। नहीं आदित्य, ऐसा नहीं है, नालायक, कुछ भी लॉजिक बना ले आदित्य। चलो एनीवे, अब डर लग रहा है दोबारा से, सी एंटर का रिजल्ट आ रहा है, सी एंटर का रिजल्ट आ रहा है। जैसे रिजल्ट की तारीख पास आती है, वैसे वैसे डर का लेवल बढ़ता जाता है। फाइनली सी एंटर का रिजल्ट की नोटिफिकेशन आई, इंस्टीट्यूट ने कहा आज दिन में 2 बजे रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड। अब हम बैठ गए दोबारा से स्क्रीन के आ गए। ठीक है जी, अब आएगा आने वाला, अब आएगा, रिफ्रेश करते जा रहे हैं। एकदम से स्क्रीन पे आया रिजल्ट अनाउंस्ड। ओहो, हमने एकदम से अपना रोल नंबर डाला वगैरह, आंखें बंद करके एकदम करके रिजल्ट देखा, और वहां पे दोनों ग्रुप में लिखा आ गया पी और पी स्टैंड्स फॉर पास। बस अब तो भाई ऐसे हो गए कि 7वां आसमान छोड़ो, हम तो 9वें आसमान पे पहुंच जाएंगे अगर है भी तो, कि भैया अब तो हमारा सी एंटर क्लियर हो गया। सबसे पहले बच्चे जाके क्या करते हैं, अपने फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे जाके पहले तो नीचे बायो में लिखते हैं सीए फाइनलिस्ट, क्योंकि हमारा सी एंटर क्लियर हो चुका है, सीए फाइनल के स्टूडेंट्स बन चुके हैं बस। और होता क्या है ना, जब रिजल्ट आ रहा होता है, चाहे सीए फाउंडेशन का हो चाहे सीए इंटर का हो, अब पता नहीं आपके साथ ऐसा होगा या नहीं होगा, जो रिलेटिव्स होते हैं, कुछ रिलेटिव्स तो सबके ऐसे होंगे ही होंगे जिनसे कभी जिंदगी में बात ना हो, कभी हालचाल नहीं पूछेंगे, बर्थडेज वगैरह पे कभी विशेष वगैरह कुछ नहीं आएंगी, रिजल्ट वाले दिन फोन आ जाएगा, हाँ जी क्या रहा बताओ जरा। मतलब ऐसे लगता है ये फोन ही बेइज्जती करने के लिए करते हैं। चलो, अब जब हमारा रिजल्ट आता है तब हम सोचते हैं यार अब फोन करे कोई रिलेटिव, अब मैं बताता हूं क्या रिजल्ट रहा, अब मैं बताता हूं मैं तो सीए बनने वाला हूं, सीए फाइनलिस्ट बन चुका हूं। चलो, श्वेता कह रही है हर घर की कहानी है ये जी। चलो सर, मैं रिलेटिव्स को बताऊंगा ही नहीं, उन्हें धप्पा करूंगा सीए करने के बाद, बिल्कुल सही। चलो, किसी तरीके से हमने यहां पे सी एंटर क्लियर करा, और सी एंटर जिस दिन क्लियर होता है ना, उस दिन तो खुशियां इतने 7वें आसमान पे पहुंच जाती हैं भैया कि अब हम बन चुके हैं सीए फाइनलिस्ट। लेकिन सर ये खुशियां भी बड़ी शॉर्ट लिव्ड है। अरे सर गजब बात कर रहे हो, थोड़ी देर तो खुश होने दो आप। चलो, सीए फाइनलिस्ट बनने के बाद अब हमारा अगला स्टेप इसके बाद आता है सर आर्टिकलशिप शुरू करने का। आर्टिकलशिप जो 3 साल की ट्रेनिंग, सीए आसान सर, सीए आसान है बताओ सर। बेटा सीए ठीक ठाक है, मेहनत करोगे तो आसान है, मेहनत नहीं करोगे तो बहुत ही मुश्किल है। एनीवे, अब सर हमने आर्टिकलशिप ज्वाइन करी, आर्टिकलशिप के लिए हम तैयारियों में लग गए, इंटरव्यूज वगैरह की हम तैयारियों में लग गए। जैसे नॉर्मली जॉब का इंटरव्यू होता है बिल्कुल उसी तरीके से, नहीं ये वाली ट्रेनिंग नहीं है सिद्धांत, आईसीटीएसएस ट्रेनिंग नहीं है ये वाली ट्रेनिंग्स। आपको ये जो 2 महीनों का टाइम होता है ना इंटर के पेपर और इंटर के रिजल्ट में, ये वाली 1 महीने की ट्रेनिंग होती है जो कि आपको यहाँ पे करनी पड़ती है। तभी मैंने बोला था ये बिल्कुल फ्री टाइम नहीं है, वो बातें बाद में करेंगे। चलो, आपने आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के लिए इंटरव्यूज वगैरह की तैयारी करना शुरू किया। गोपाल जी, मैं अभी कुछ पढ़ा रहा हूं, प्लीज ये सवाल बाद में पूछ लेंगे आप, मैं कुछ टॉपिक यहां पे समझा रहा हूं, ठीक है। हाउ मेनी आवर वी शुड स्टडी इन अ डे, ये अभी बाद में करेंगे, बीच बीच में आप अपने ये सवाल पूछ रहे हैं, पहले जो मैं समझा रहा हूं वो सुनिए ना आप। चलिए, अब आपने किसी तरीके से सर आर्टिकलशिप के इंटरव्यूज वगैरह की तैयारी करी, इंटरव्यूज वगैरह के लिए। अच्छा वैसे एक बात बताओ, आप में से किसी बच्चे को ऐसा है कि इंटरव्यू से मेरे को बड़ा डर लगता है कि भाई पता नहीं इंटरव्यू में मेरे साथ क्या हो जाएगा, इंटरव्यू मतलब मैं अपना बताऊं, मेरे को तो इंटरव्यू के नाम सुन के मौत आ जाती थी, पता नहीं यार इंटरव्यू में क्या ही हो जाएगा मेरे साथ। मी सर थोड़ा डर लगता है, आई गेट नर्वस, ठीक है। देखो मैं ना, बाकी तो आपको, क्योंकि यहां पे मैं अपना पूरा टॉपिक इस चीज पे मर्ज नहीं करना चाहता हूं कि इंटरव्यू के बारे में मैं बात करने बैठ गया,
लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, मेरे को खुद को भी अपने टाइम पे ना इंटरव्यू से बड़ा डर लगता था। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं, अगर आपने नाम सुना हो, ग्रांट थॉर्टन नाम से एक फर्म है हमारी फील्ड की, सीए की फील्ड की नंबर 5 की फर्म है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना। मैं इस फर्म में इंटरव्यू देने गया, मेरे को डराने के लिए, पहले ही मैं डरा हुआ था, और मेरे को डराने के लिए सामने ना 3 लोग बैठ गए इंटरव्यू लेने। अब 3 लोग सामने बैठ गए इंटरव्यू लेने, और पहले ही मैं डरा हुआ था, और सामने 3 लोगों को देख के तो मैं और ज्यादा डर गया कि यार अब ये 3 लोग इंटरव्यू लेंगे, पता नहीं क्या पूछेंगे ये। एट द एंड ऑफ द डे मैंने अपनी लाइफ में जितने भी इंटरव्यूज दिए, वहां से लर्निंग ये रही, अगर किसी को भी डर लगता है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, बेइज्जती कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, कह देंगे निकल जाओ यहां से, तुमको कुछ आता ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, मार तो नहीं देंगे, आ जाएंगे मुंह उठा के, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। मेरे साथ जीटी में यही हुआ। इतना सुनाया उन्होंने मेरे को, मैं एक सवाल का जवाब नहीं दे पाया यहां पे, ऑल्दो मैं सीए इंटर क्लियर्ड। और बाय द वे, जब सीए इंटर क्लियर हुआ तो मेरी आ गई थी उस टाइम पे रैंक, पता नहीं कैसे, लेकिन उस टाइम पे रैंक आने के बाद तो मेरे को तो ये लगता था पता नहीं मैं तो किंग हूं। लेकिन इंटरव्यूज में जाके पता चल गया रैंक रैंक से कुछ नहीं काम पड़ता, आपको अपने स्किल आपके पास होने चाहिए। एनीवे, इंटरव्यूज वगैरह हुए, किसी तरीके से इंटरव्यूज वगैरह हो जाते हैं। ये कौन लिख रहा है भाई, प्लीज ये सब मत करिए। चलिए, अब इंटरव्यूज वगैरह होंगे आपके उस टाइम पे, आर्टिकलशिप के लिए आप इंटरव्यूज वगैरह देंगे। अच्छा, आर्टिकलशिप जब शुरू होती है ना, अगर आप बिग फोर्स वगैरह से आर्टिकलशिप करते हो, ये बिग फोर्स वर्ल्ड की, हमारी फील्ड की 4 सबसे बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी और ई&वाई। इन फर्म्स में आर्टिकलशिप करने में मजा बड़ा आता है, लेकिन इन फर्म्स की ना मैं आपको एक सिनारियो बताता हूं, इसी में ही एग्जांपल में ही फ्रेम करके। ये फर्म्स क्या करती हैं, जब आपका इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यू क्रैक हो जाए एक बारी, आपको ना 1 हफ्ता बिल्कुल ऐसे रखा जाता है इन फर्म्स में, जैसे बकरे को काटने से पहले उसको बहुत सजाया जाता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से इन फर्म्स में आर्टिकल को, जो ट्रेनी होता है स्टार्टिंग में, उसके साथ 1 हफ्ता ऐसा होता है। 1 हफ्ता तो ना मेरे को ऑफिस में चेयर वगैरह पे बैठने भी नहीं दिया था, इधर उधर घुमाया इन्होंने पूरे ऑफिस में, ठीक है ना। बल्कि जो मैनेजर था, उसके साथ मेरा बडी लंच, बडी दोस्त को बोलते हैं, बडी लंच रखवाया। वो मेरे को साइबर हब में पार्टी करवाने लेके गया। मेरे को तो लगता था यार ये तो देवता आदमी है, इसके साथ तो काम करने में मजा आ जाएगा। अब 1 हफ्ते में इस तरीके से उन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि मेरे को ये था कि हाँ, इससे बढ़िया जगह तो और कोई है नहीं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। मैंने कहा यहाँ पे तो 3 साल पता भी नहीं चलेंगे कैसे कब कट जाएंगे, मजा आएगा। सुबह 9 बजे का रिपोर्टिंग टाइम होता था, मैं अगर किसी दिन 10 बजे भी पहुंच रहा हूं तो कोई कुछ नहीं कह रहा। लेकिन सर 1 हफ्ते बाद रियलिटी पता चलनी शुरू हुई। 1 हफ्ते बाद सुबह 9 बजे भी, अगर 9 बजे के बाद भी 5 मिनट भी अगर मैं लेट हो रहा हूं तो सुनाया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके का सिनारियो क्रिएट हो गया। शाम को 5 बजे की छुट्टी का टाइम था, 8, 9, 10 बजे भी ऑफिस में बैठे हुए हैं, काम 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 काम। चलो जी, जो खुशियां इतनी अच्छी गई थी कि बिग फोर में बड़ा मजा आएगा ट्रेनिंग करने में, आर्टिकलशिप करने में, काम सीखने में, अब प्रेशर बढ़ रहा है। धीरे 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 वो खुशियां नीचे आ गई। फिर कुछ टाइम में हमें अपनी सीए फाइनल की भी तैयारी शुरू करनी पड़ जाती है। अब बिल्कुल, अब सीए फाइनल की जब तैयारी शुरू होती है, उस टाइम पे हमारा सिनारियो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट का सिनारियो कैसा बन जाता है। सीए फाइनल में आपको दिन भर तो ऑफिस में रहना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी आर्टिकलशिप चल रही होती है, और साथ साथ आपको सीए फाइनल करना पड़ता है। अभी तो आप क्या हैं, आप घर पे बैठे हैं, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। सीए फाइनल के टाइम पे आपको पढ़ाई भी करनी है, ऑफिस भी जाना है। तो उस टाइम पे क्या होता है, सुबह सुबह क्लासेस होती हैं। मैं भी सुबह सुबह भी, सीए फाइनल के स्टूडेंट्स की मेरी सुबह क्लासेस होती हैं। बच्चा सुबह क्या क्या रूटीन बनता है, 5 बजे, 5:30 बजे सुबह सुबह उठो, उसके बाद 6:30 बजे क्लासेस में जाओ, या ऑनलाइन क्लासेस जो भी कर रहे हैं वो ज्वाइन करो। उसके बाद 10, 10:30 बजे तक क्लासेस चलती हैं। उसके बाद ऑफिस पहुंचो, 11 बजे तक ऑफिस पहुंचो। अब क्योंकि ऑफिस लेट पहुंचे हैं, फिर वहां पे जाके सुनो, पहले क्लास में जाके, क्लास, अच्छा सुबह 6:30 बजे क्लास होती है, आधा घंटा तो पहले जाके क्लास में सो जाते हैं। उसके बाद किसी तरीके से जगाते हैं अपने आप को कि भैया पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, फिर 10:30 बजे तक पढ़ते हैं क्लास में। उसके बाद ऑफिस जाते हैं, थके हारे ऑफिस पहुंचते हैं क्योंकि रात को सोए नहीं थे ढंग से, और सुबह सुबह भी क्लास अटेंड करके आए हैं, फिर बॉस सुना देता है लेट आया तू, चलो फिर बॉस की सुनी। उसके बाद फिर काम करने बैठते हैं। स्टार्टिंग में ना जब डांट पड़ती है तो बड़ा बुरा लगता है, फिर हम ना सुन सुन के इतने पक्के हो जाते हैं, हमें डायलॉग भी रट जाते हैं उस टाइम पर कि हाँ अब ये बोलेगा, अब ये बोलेगा, अब ये बोलेगा, और मन मन में बोलते हैं हो गया, चलो ओके बाय, रोज सुना लिया कर। चलो, इस तरीके से हम सुन सुना के अपना काम करने बैठे। फिर रात को 7-8 बज गए, 8 बजे घर पहुंचे। अब 8 बजे घर पहुंचे,
तो सुबह जो क्लासेस में हुआ था 6:30 से 10:30 उसको रिवाइज भी करना है। घर पे जाके किसी तरीके से खाना खुना खाकर रात को 10 बजे थोड़ा सा ये रिवाइज करने बैठे, 12 बजे तक रिवाइज किया, सो गए, सुबह फिर 5:30 बजे उठ गए, फिर ये रूटीन आपका करीबन 2 साल चलता है। बहुत बढ़िया सर। जब ये रूटीन चल रहा होता है ना, जिंदगी ऐसे लगता है तबाह हो चुकी है एक बारी के लिए। पता नहीं क्या ही हमने ये कर लिया डिसीजन कि हम तो सीए करेंगे और क्या ही कर रहे हैं, दिमाग खराब हो जाता है एक बारी के लिए। तो चलो जी, किसी तरीके से ये करते गए और खुशियां का तो नामो निशान नहीं है अब जिंदगी में। सारी जिंदगी बस इसी स्केड्यूल में बीत रही है। ठीक, बहुत उदास। अब फिर एक दिन एकदम से ऑफिस में एक लड़के को दिखी एक लड़की। बस उस दिन उसको लगता है मैं इसी दिन के लिए तो यहां पे आया था, मैंने इसी दिन के लिए तो सीए शुरू करी थी, मैं इसी दिन के लिए तो बिग 4 ज्वाइन कर रहा था और इतनी मेहनत कर रहा था। खुशियां एकदम से 7वें आसमान पे पहुंचने लगती हैं कि हाँ ठीक है, स्टार्टिंग बात करूंगा इससे, किसी तरीके से बात स्टार्ट होती है, 1-1.5 हफ्ता बात चलती है, बड़ा मजा आ रहा है, ऐसा लगता है भाई अब ठीक है, यही तो आर्टिकलशिप होती है, इसीलिए तो मैंने सीए शुरू करी थी। फिर एक दिन वहां से जवाब आता है, अबे कौन है तू, तुमसे बात नहीं करनी हमने। हाँ, गुरप्रीत कह रहा है, गुरप्रीत तुम्हारे साथ हो चुका है ऐसा कुछ? कह रहा है पता लगा वो ऑलरेडी कमिटेड है। फिर ऐसा ही कुछ पता चलता है, लड़की बेइज्जती कर देती है, लड़की बोल देती है मैं तो पहले ही कमिटेड हूं, वगैरह 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 जो भी है। फिर हमको फिर से जो खुशियां फिर से बढ़नी शुरू हुई थी वो फिर से टूट जाती हैं। चलो मन मन में हम बड़ा सोचते हैं मैं सीए करके दिखाऊंगा एक दिन, ये करूंगा वो करूंगा, वो कह रहा है बस 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 कोई लिख रहा है ब्रोजोन हो गया। चलो एनीवे, मेरी ई एंड वाई से थी यार, अर्नस्ट एंड यंग, ई एंड वाई से। चलो हाँ, सिद्धांत कह रहा है इंतकाम लूंगा मैं, इंतकाम दिखाऊंगा। चलो एनीवे, उदास मन के साथ किसी तरीके से फिर से हमने अपना यही शेड्यूल स्टार्ट किया। हमने सोचा कोई बात नहीं, अभी ये नहीं तो कभी कोई और आएगी, सीए बन जाऊं एक बारी। चलो किसी तरीके से ये सारा शेड्यूलिंग हमने खत्म करी। उसके बाद सीए फाइनल के पेपर आए। अब भाई जब सीए फाइनल के पेपर होते हैं ना, तब हम शक्ल से कभी नहीं दिखा सकते, उस टाइम पे मैच्योरिटी इतनी आ चुकी होती है कि हम डर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डरा हुआ इंसान सीए फाइनल स्टूडेंट होता है, फॉर द सिंपल रीजन ये लास्ट स्टेज है। ये क्लियर तो उसको पता है उसके नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट लग जाएगा, उसका करियर सेट है। उसके बाद किसी तरीके से सर सीए फाइनल के एग्जाम्स दिए। अब सीए फाइनल का रिजल्ट आता है 2 महीने के बाद। अब जब सीए फाइनल का रिजल्ट आ रहा होता है, उस टाइम पे जो डर लगता है वो लगता है नेक्स्ट लेवल सीए, क्योंकि यहां पे ये है लास्ट स्टेप। जितनी ज्यादा, मैंने वही बोला, जितनी ज्यादा आपने मेहनत करी होती है, जितनी ज्यादा चीजें स्टेक पर होती हैं, उतना ज्यादा डर लगता है। सीए फाइनल के रिजल्ट के टाइम पर आपकी ये 3 साल की ट्रेनिंग, आपकी 3 साल की ऐसे स्केड्यूल के साथ सुबह 5:30 बजे उठ के जा रहे हो, ऐसी मेहनत और इतना आपका एफर्ट, ये सारा आपका स्टेक पर होता है। और किसी तरीके से वहां पे रिजल्ट आया और यहां पे भी लिखा आ गया पास, एग्जांपल के लिए। चलो जी, अब तो ऐसा लगता है कि बस एक बारी के लिए तो ऐसा लगता है किसी ने ना सिर के ऊपर बहुत हैवी कुछ रखा हुआ था और वो उठा के हमने साइड पे रख दिया है। अब हम बन गए हैं सर चार्टर्ड अकाउंटेंट। खुशियां फिर से 7वें आसमान पर, घर वाले खुश, पूरे नेबरहुड में ढिंडोरा पीट दिया फादर साहब ने कि हाँ भाई लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया या मेरी डॉटर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई। अब हम बन गए सीए, खुशियां फिर टॉप नॉच। फिर उसके बाद अब सीए बन गए, लेकिन उसके बाद भी सर लाइफ में तो स्ट्रगल है। क्या स्ट्रगल है सर लाइफ में? अब सीए बन गए, अब करना क्या है? अपनी प्रैक्टिस करेंगे, जॉब करेंगे, क्या करेंगे सर? क्या करना है इसमें? अब इसके लिए हम साथ साथ सोचते हैं, कोई बच्चा सोचता है मैं जॉब करूंगा, कोई सोचता है मैं प्रैक्टिस करूंगा। जो सोचता है मैं प्रैक्टिस करूंगा तो फिर वो प्रैक्टिस की स्ट्रगल में लग जाता है, जो सोचता है मैं जॉब करूंगा वो फिर जॉब के इंटरव्यूज में लग जाता है। जॉब लग जाती है, मान लो आपने सोचा मेरे को बिग 4 में जॉब करनी है, आपकी बिग 4 में भी नंबर 1 कंपनी केपीएमजी में जॉब लग गई। ये नंबर 1 कंपनी है हमारे फील्ड की, पूरे वर्ल्ड की। आपकी केपीएमजी में जॉब लग गई। अब जॉब लगने के बाद भी सर स्ट्रगल खत्म नहीं होता, चाहे कितना मर्जी पैकेज लग जाए। आपकी जॉब लगेगी, फिर 1 साल आप खुश रहेंगे, फिर आपको लगेगा यार अब प्रमोशन चाहिए। उसके बाद आप कहोगे इससे ऊपर प्रमोशन चाहिए, फिर आप कहोगे इससे ऊपर प्रमोशन चाहिए। कहने का मतलब है लाइफ का दूसरा नाम ही क्या है? स्ट्रगल। अल्टीमेटली मैं इस पूरे सिनारियो से आपको 2 चीजें बताना चाह रहा था। एक, आपको एक स्नैपशॉट दिखाना चाह रहा था छोटा सा आपकी सीए की जर्नी का, जब यहां पे इतनी मेहनत के बाद हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं।
तब हमें इसकी वर्थ भी पता चलती है, और जो इसके बाद हमारा लाइफ स्टैंडर्ड बनता है, करियर बनता है, वो फिर नेक्स्ट लेवल होता है। कहने का मतलब है अगर इतना इनपुट है सीए में तो उतना ही आउटपुट भी है, फिर बहुत अच्छा आउटपुट यहां पे हमको देखने को मिलता है। और उसके बाद इस पूरी कहानी से एक तो मैं आपको ये आपकी जर्नी दिखाना चाह रहा था, जिसमें शायद मैंने आपको थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स, इस तरीके के स्ट्रगल ज्यादा दिखाई है, ताकि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं तैयार रहिए इस चीज के लिए अगर सीए करना है तो। दूसरी चीज मैं इस एग्जांपल से आपको ये बताना चाह रहा था, मैंने एक छोटी सी जर्नी आपकी 10th स्टैंडर्ड से लेकर सीए के खत्म होने तक की मैंने आपसे बात करी है। इस जर्नी में बार बार क्या हुआ, कभी खुशियां आ रही हैं, लाइफ का लेवल ऐसे लग रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, फिर उसके बाद थोड़ा सा उदास हो रहे हैं, सैडिस्टिक एनवायरनमेंट आ रहा है, लाइफ ऐसा लग रहा है यार अब लाइफ डाउनफॉल पे जा रही है। फिर कुछ टाइम बाद ऐसे इवेंट होते हैं, लाइफ ऊपर जाना शुरू हो जाती है, फिर कुछ टाइम बाद ऐसे इवेंट होते हैं, लाइफ फिर से डाउनफॉल पे आना शुरू हो जाती है। कहने का मतलब है लाइफ ना ऐसे 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 ही चलती रहती है, बिल्कुल ऐसे तो चलती नहीं है। तभी अगर बिल्कुल लाइफ ऐसे चल गई तो हम डेड हैं फिर, ठीक है ना। आई गेस आपको बात समझ आई। और ये अप्स एंड डाउन्स कभी खत्म नहीं होते, आप कितने मर्जी बड़े लेवल पे पहुंच जाओ, आप सीए ना करो, आप कुछ और कर लो, कभी भी ये चीजें खत्म नहीं होती, आप कितने मर्जी टॉप नॉच लेवल पे पहुंच जाओ। सर जिस तरीके से मैंने आपको ये जर्नी के लिए बताया है ना कि एक ह्यूमन लाइफ इस तरीके से चलती है कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, बिल्कुल इस तरीके से हमारी इकोनॉमी चलती है। हमारी इकोनॉमी भी सर बिल्कुल इसी तरीके से चलती है, क्योंकि अल्टीमेटली एक एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ अगर इस तरीके से चलेगी तो उसी एक एक ह्यूमन बीइंग को कनेक्ट करके ही हमारी इकोनॉमी बनी है पूरी की पूरी। तो पूरी की पूरी इकोनॉमी भी इसीलिए कहा जाता है इस तरीके से ही चलती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे। कैसे? अब मैं इसी बात को इकोनॉमी में मर्ज करूंगा। पहले मेरे को बताओ यहां तक का पूरा आपको समझ आया जो भी मैंने सिनेरियो आपको बताया? जिंदा लाशें तो नहीं बन गए सुन सुन के? कहीं सोच रहे हो सर का प्रवचन शुरू हो गया, चलो सो जाओ। ओके प्रथम, अच्छा अब सुनेंगे। अच्छा बीच में आपकी नॉलेज के लिए एक बात रख रहा हूं। आपके बोलने से नींद नहीं आती, ओके सर सुनो मेरी बात। अब जैसे यहां पे ये सारी बातें करी, अब आपकी ना नॉलेज के लिए बीच में एक बात मैं कर रहा हूं। जैसे ना मैं हमेशा आपको बोलता हूं, बोलूंगा मतलब आगे भी, कि आपको पढ़ाई पे तो फोकस करना ही करना है, बुकिश पढ़ाई, क्योंकि मेरे को पेपर क्लियर करने हैं। लेकिन आपको ना अपनी नॉलेज पे कि आपके इधर उधर मार्केट में हो क्या रहा है, आपको इस पे भी पूरा पूरा ध्यान रखना है। जैसे क्योंकि मैंने अभी ये पूरा सिनारियो डिस्कस किया तो मेरे को एक बात याद आई। जब मैं सीए बना और थोड़ा सा आगे स्टार्टिंग में मैंने 3-4 साल पहले जॉब करी, वही EY, KPMG, डेलॉयट, इन्हीं सब में मैंने जॉब करी। लास्ट जॉब मेरी डेलॉयट में थी, तो मैं वहां का आपको एक केस बता रहा हूं। जब सीए कर रहे थे तो इंटरव्यूज देने पड़ते थे, जॉब के लिए इंटरव्यूज देने पड़ते थे। फिर जब जॉब लग गई, थोड़े से सीनियर्स हो गए, तो अपना जब वो टाइम आया कि अब हम इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे बिग फोर्स के बिहाफ पर, तब का मैं आपको एक सिनारियो बता रहा हूं। तब हमने ना, जैसे बिग फोर्स में इंटरव्यूज होते हैं ना, तो उसमें राउंड्स होते हैं। ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, सिर्फ 2 मिनट की बात है। राउंड्स होते हैं वहां पे इंटरव्यूज के। जैसे पहले आपका एक राउंड जीडी करवा देंगे, ग्रुप डिस्कशन हो गया, उसमें जो बच्चे पास होंगे उनका अगला राउंड करवा देंगे रिटर्न राउंड, उसमें रिटर्न टेस्ट हो जाएगा। जो बच्चे वो पास हो गए उनका फिर एचआर का इंटरव्यू करवा देंगे, जो बच्चे वो पास हो गए उनका मैनेजर के साथ पर्सनल इंटरव्यू करवा देंगे। इस तरीके से कई सारे राउंड्स होते हैं। जो बच्चा इन सारे राउंड्स को क्लियर कर लेता है उसका फिर एडमिशन वहां पे हो जाता है। अब मैं जैसे ग्रुप डिस्कशन की आपसे बात करता हूं 1 मिनट के लिए, मैं आपको बताता हूं यहां पे हम लोगों ने उस टाइम पे जो टॉपिक दिया था, और आप अज्यूम करिए वो जीडी में सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच में हमने ये टॉपिक दिया, टाइगर वर्सेस ड्रैगन। आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, सर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के इंटरव्यू में ग्रुप डिस्कशन में ये टॉपिक दिया जा रहा है, टाइगर वर्सेस ड्रैगन। कोई बता सकता है इसके बारे में वो क्या बोलोगे आप? अगर मैं मान लो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपका ग्रुप डिस्कशन है और आपको टॉपिक दिया गया टाइगर वर्सेस ड्रैगन, क्या बोलोगे इसके बारे में? कुछ भी बोलना है, टॉपिक दे दिया आपको ग्रुप डिस्कशन में, करो डिस्कशन इस पे, टाइगर वर्सेस ड्रैगन, क्या बोलोगे? वो तो आप बताओ कौन जीतेगा, कुछ भी पॉइंट रख दो आदित्य। हाँ जी बताओ बताओ, सोचो सोचो, देखें आप लोगों में कितना आईक्यू है। तान्या कह रही है एक्सटेंशन
एक बच्चा कह रहा है हो ही नहीं सकता, हमजा ने तो ड्रैगन बना ही दिया। ड्रैगन इज मोर पावरफुल देन टाइगर। बहुत बढ़िया आयुष, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आयुष। आपको मेरी तरफ से ना जो पसंद है, चॉकलेट वगैरह जो भी पसंद है आपको मेरी तरफ से, वो पक्का आप बता देना कहां रहते हो, मैं भिजवाऊंगा आपको। ठीक है जी, मेरी बात सुनो। उस इंटरव्यू में भी सर यही हुआ जैसे बाकी सारे बच्चे लिख रहे हैं। टाइगर वर्सेस ड्रैगन टॉपिक देते ही कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहा है टाइगर बहुत पावरफुल होता है, कोई लिख रहा है नहीं ड्रैगन तो आग निकालता है, कोई कह रहा है इन दोनों की लड़ाई करवा दो, कोई कह रहा है एक्सटिंक्ट होने वाला है ड्रैगन, कोई कह रहा है मिथिकल कैरेक्टर है। Actually, this topic was not actually about animals. Tiger denotes India. Dragon denotes China. This topic is about India versus China. सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एंड में एक लाइन बोली थी, आइडेंटिफाई किया था इस टॉपिक को, बिल्कुल जैसे आयुष ने आइडेंटिफाई किया है कि दिस टॉपिक इज अबाउट इंडिया वर्सेस चाइना। उस बच्चे का उसके बाद, उस कैंडिडेट का उसके बाद इंटरव्यू नहीं हुआ था, उसको सीधा सीधा एडमिट कर लिया गया था, क्योंकि एटलीस्ट उसने इन सारे नालायकों के बीच में आइडेंटिफाई तो किया ये क्या है। अब सर हमें कैसे पता चलेगा इंटरव्यूज में ड्रैगन वर्सेस टाइगर ये इंडिया वर्सेस चाइना है? बेटा जब भी आप कभी भी देखना इंडिया वर्सेस चाइना की, जब भी ट्रेड से रिलेटेड न्यूज आएंगी ना, जब भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर चाइना जाएंगे या चाइना के प्रेसिडेंट इंडिया आएंगे और इन दोनों के बीच में ट्रेड के अग्रीमेंट्स की बात चल रही होगी, न्यूज चैनल्स देखना, एक तरफ इंडिया का फ्लैग बना होगा और उसके नीचे टाइगर लिखा होगा, और एक तरफ ड्रैगन बना होगा, चाइना का फ्लैग बना होगा और उसके नीचे ड्रैगन वगैरह ये सब बना होगा। कहने का मतलब है अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज वगैरह से अपडेटेड हो गए ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक इज अबाउट इंडिया वर्सेस चाइना। इस रेफरेंस में मैंने आपको बोला आपको मार्केट में चल क्या रहा है, इधर उधर की जो नॉलेज है वो भी आपको अभी से अपने साथ नॉलेज ग्रैब करने की कोशिश करनी है। सिर्फ किताबी नॉलेज से इंटर तक जा सकते हो, उसके आगे इंटरव्यूज वगैरह में बड़ी दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल सही सिद्धांत, तो यहां से भी पता चलता है। तो कहने का मतलब है मैं एक तरह से आपको बताना ये चाह रहा था कि किस तरीके से ये लोग इंटरव्यूज में कंफ्यूज करते हैं। टॉपिक दे दिया टाइगर वर्सेस ड्रैगन, एक्चुअली में टॉपिक था वो इंडिया वर्सेस चाइना। एनीवे आगे बढ़ते हैं अब। तो यहां पे आई गेस मैंने बीच में जो ये इंटरव्यू वाली भी बात करी, जीडी वाली भी, ये भी आप सबको समझ आ गई, सभी को क्लियर है? अच्छा अब वापस आते हैं। मैं जब आपको यहां पे बता रहा था, जैसे मैंने आपको एक लाइफ की जर्नी यहां पे एक्सप्लेन करी, एक सीए की जर्नी यहां पे एक्सप्लेन करी कि कभी ऐसे कभी ऐसे, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी इकोनॉमी चलेगी। ये जो मैंने यहां पे ग्राफ रखा है, अभी इसको पूरे को समझाऊंगा, लेकिन बस इतना देखो एक बारी, इस ग्राफ में भी मैंने सर यही किया है, ये एक इकोनॉमी का ग्राफ मैंने आपके सामने रखा है। कभी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, कभी इकोनॉमी अपने पीक को पर पहुंच रही है, फिर इकोनॉमी फिर से डाउनफॉल पे आ रही है, फिर इकोनॉमी अपने रॉक बॉटम को, बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट को हिट कर रही है, उसके बाद फिर से इकोनॉमी ऊपर जा रही है। ये हो कैसे रहा है वो तो मैं अभी आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा पूरे चैप्टर में। ऑल दो बिल्कुल जैसे मेरी लाइफ चली वैसे ही हमारी इकोनॉमी चलती है। आप पीछे से देख लो एक बारी, इंडिया के बारे में भी अगर 1991 से भी अगर हम देखें, 1991 से पहले इंडिया की इकोनॉमी की हालत बिल्कुल खराब थी। इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल नीचे जाई हुई थी। आपने अपने 12th में पढ़ा भी होगा एलपीजी के टॉपिक में, लिबरलाइजेशन, प्रिवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक में, कि हमारे पास गोल्ड के रिजर्व्स नेगेटिव में हो गए थे, फॉरेक्स के रिजर्व्स नेगेटिव में हो गए थे। अब बिल्कुल इकोनॉमी डाउनफॉल पे, अपने रॉक बॉटम पे इकोनॉमी पहुंच चुकी थी। 1991 का इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आता है और इकोनॉमी धीरे 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 ऊपर जानी शुरू हो जाती है। ठीक, इकोनॉमिक बिल्कुल सही, इकोनॉमिक क्राइसिस आए हुए थे, धीरे धीरे इकोनॉमी ऊपर जाना शुरू होती है, चलती जाती है चलती जाती है, थोड़ी 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 एडवांसमेंट इंडियन इकोनॉमी में होती जाती है। फिर 1999 में कारगिल वॉर हो गया। अब वॉर कोई भी जीते, लड़ाई कोई भी जीते, बट नुकसान हर कंट्री का होता है। तो जो कंट्री हम डेवलपमेंट कर रहे थे 91 के बाद, 99 में नुकसान हुआ, फिर से थोड़ा सा नीचे आए। उसके बाद अर्ली 2000 में, 2001 में इंडिया में इंटरनेट का रेवोल्यूशन आया। इंटरनेट का रेवोल्यूशन आया, आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में बूस्ट आया। इंडियन इकोनॉमी जो फिर से 99 के बाद नीचे जानी शुरू हो गई थी, वो फिर से ऊपर आनी शुरू हो गई। उसके बाद चलते गए चलते गए चलते गए। अब आप सबने सुना होगा, इसके बारे में मेरे को डिटेल में बात भी करनी है, आपके सिलेबस में है, 2007 8 2008-9 यहां पे पूरे वर्ल्ड में एक भयंकर ट्रेड डिप्रेशन आया था।
अगर आपने सुना हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं इसके बारे में पता हो, अगर ये सुना भी हो, 2007-8 2008-9 में बहुत भयंकर ट्रेड डिप्रेशन आया था, पूरे वर्ल्ड में आया था, यूएस से स्टार्ट हुआ था, सबसे ज्यादा इंपैक्ट भी यूएस को पड़ा था, बट सभी कंट्रीज को इंपैक्ट पड़ता है इन चीजों का। तो 2001 में वापस से इकोनॉमी जो ऊपर आ रही थी, 2007-8 के डिप्रेशन के बाद फिर से वो इकोनॉमी नीचे आनी शुरू हो गई। फिर किसी तरीके से इकोनॉमी को ठीक करने की कोशिश करी, इकोनॉमी ऊपर जा रही थी। फिर 2012 में 2013 में ये घोटाले सामने आए बड़े सारे कि 2G स्कैम हो गया, फलाना स्कैम हो गया, ये स्कैम हो गया, वो स्कैम हो गया, इकोनॉमी फिर से नीचे आनी शुरू हुई। 2014 में नई गवर्नमेंट आई, मोदी गवर्नमेंट आई, लोगों को एक उम्मीद लगी कि अब शायद डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमी धीरे धीरे फिर से थोड़ी सी बकअप करनी शुरू हुई, ऊपर जानी शुरू हुई। फिर उसके बाद आदित्य सत्यम स्कैंडल तो यहीं पे हुआ था 2007-8-9 में। एनीवे, फिर से इकोनॉमी 2014 के बाद थोड़ी सी ऊपर जानी शुरू हुई, डिमोनेटाइजेशन हो गया। जैसे ही डिमोनेटाइजेशन हुआ, डिमोनेटाइजेशन ने किसी को कम किसी को ज्यादा नुकसान कुछ टाइम के लिए सभी को हुआ। इकोनॉमी ऊपर जा रही थी, डिमोनेटाइजेशन की वजह से इकोनॉमी फिर से नीचे आनी शुरू हो गई। अभी इकोनॉमी नीचे आके थोड़ा सा स्टेबल हुई थी, जीएसटी आ गया, फिर से इकोनॉमी नीचे आ गई। अभी नीचे इकोनॉमी आई ही थी, थोड़ा सा इकोनॉमी शायद ठीक होनी शुरू हुई थी, इतने में क्या आ गया, कोरोना वायरस आ गया। कोरोना वायरस से उभरना शुरू किया ही था, इतने में सेकेंड वेव आ गई। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ऑल्दो मैंने पूरा आपको जैसे लाइफ का वैसे 91 से मैंने आपको इकोनॉमी का भी बताया, मैं बस इस पूरी चर्चा से ये बात शुरू करना समझाना चाहता था कि कभी ऐसे होगा, कभी अगर कोई चीज ऊपर जाएगी तो सर वो नीचे आएगी ही आएगी। अगर कोई चीज आज नीचे है तो वो ऊपर भी फिर कभी ना कभी जाएगी जाएगी, चाहे वो लाइफ हो चाहे वो हमारी इकोनॉमी हो। मेरे को बताइए, ये बात आपको समझ आई? अब मैं ना एक बारी इस चीज को आपको स्टॉक मार्केट के रेफरेंस से एक बारी दिखाता हूं। देखिए, 2 मिनट दो मेरे को, इंटरनेट ओपन कर रहा हूं मैं एक बारी गूगल क्रोम पे, ठीक है ना, उस पर मैं आपको एक बारी ये दिखाता हूं, ताकि जो बातें मैंने अभी तक बोली हैं वो आपको प्रैक्टिकली भी समझ में आए, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मेरे को याद है, जब तक ये ओपन हो रहा है एक बात बता देता हूँ, जब मेरा खुद का इंटरव्यू था E&Y में, इंटरव्यू देने गया था चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद, तो उन्होंने मेरे को ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक दिया लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। अब भाई उसमें मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, मैं चुप बैठा हुआ हूँ। अब जीडी में आपने सुना होगा, कहते हैं या तो आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लो, मतलब सबसे पहले बोल दो, या फिर कंक्लूड कर दो एंड में। ना तो मैं पहले बोल पाया, ना मैं बीच में ज्यादा बोल पाया। एंड में पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने उनको बोल दिया इस तरीके से कि भाई अभी ना रिसेंटली सरकार का एक डेटा रिलीज हुआ है, उस डेटा के अकॉर्डिंग जो सक्सेस रेट है वो लव मैरिजेस का ज्यादा है और अरेंज मैरिजेस का कम है। अरेंज मैरिजेस 70% फेल होती हैं और लव मैरिजेस 70% सक्सेसफुल होती हैं। इस तरीके से डेटा फ्रेम कर दिया और उनको बोल दिया। अब जब भी हम किसी के सामने कोई स्टैटिस्टिकल डेटा बोलते हैं ना, तो एक बारी के लिए सामने वाले को ना जवाब नहीं सूझता कि अब क्या बोलूं, क्योंकि स्टैटिस्टिकल डेटा पे एक बारी के लिए हमारा विश्वास हो जाता है कहीं ना कहीं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो किसी ने कुछ बोला नहीं 1-2 मिनट के लिए, इतने में मैंने बोल दिया सो आई कंक्लूड इन फेवर ऑफ अपना ये लव मैरिजेस वगैरह, क्योंकि कोई इसको रिफ्यूट कर नहीं रहा है, इसके अगेंस्ट बोल नहीं रहा है। चलो, ग्रुप डिस्कशन मेरा क्लियर हो गया इस बेसिस पे कि हाँ ठीक है, मैंने इस तरीके से डेटा बोल दिया। जब मेरा उसके बाद इन्होंने पीआई लिया, पर्सनल इंटरव्यू लिया, पहला सवाल ही मुझसे यही पूछा, तुम ये बताओ वो स्टैटिस्टिकल डेटा तुमको कहां से पता चला था? मैंने कहा वो तो सर मैंने ऐसी बना बनू के बोल दिया था, ना आपको पता है, ना मेरे को पता है, ना बाकी कैंडिडेट्स को पता है। मैं यहां पे अब आपको 1-2 कंपनीज के रेफरेंस से यहां पे दिखाता हूं एक बारी, एक सेकेंड। आगे क्या हुआ? इंटरव्यू क्रैक हो गया, इंटरव्यू क्रैक हो गया। आगे तो यही होना है, इंटरव्यू क्रैक होना है। एक्चुअली इन लोगों को क्या चाहिए होता है कि आप कितने स्ट्रीट स्मार्ट हो, आप किस तरीके से सामने वाले इंसान को अपनी बातों से कन्विंस कर सकते हो, वो इंसान भी ये देखते हैं, रादर देन सिर्फ किताबी नॉलेज लेके आया हुआ है। ठीक है ना? तो इसलिए आपको इस तरीके से स्ट्रीट स्मार्ट बनने के लिए नॉलेज वगैरह ग्रैब करनी पड़ती है। आशीष सर की जय। ओके।
बिल्कुल यही यही रीजन तृप्ति। अच्छा अभी अब मेरी एक बात देखो, आपको अब सब अपनी स्क्रीन पर ये चार्ट दिख रहा होगा, मैंने ये क्या खोला है, टाटा मोटर से। अब एक बार ध्यान देंगे। अच्छा जब तक ये चार्ट खुला हुआ है ना, ये बहुत हैवी होता है, तो इसलिए तब तक के लिए हो सकता है जो जहां पे मैं आ रहा हूं मेरी फोटो वो थोड़ी सी ब्लर वो हो सकती है, लैग हो सकती है। आवाज लैग नहीं होगी, अगर कहीं पे भी होगी तो आप बता दीजिएगा, मैं फटाफट से इसको समझा के फिर बंद करूंगा, काफी हैवी होता है ये। तो यहां पे मैंने टाटा मोटर्स कंपनी का रियल टाइम पे अभी का इसका ग्राफ खोला है। अब अगर आप ये ग्राफ देखेंगे ना, इसके नीचे ये 1 डे लिखा आ रहा है, 1D, 5D, 1M। इसका मतलब क्या है, 1D मतलब 1 डे, 5D 5 डे, 1M 1 मंथ, 6M 6 मंथ, 1Y 1 ईयर, 5Y 5 ईयर। मैं एक बार ये काम करता हूं, 5 साल का आपको ग्राफ दिखाता हूं इसका, या एक बारी पहले 1 साल का ही देखते हैं। 1 साल का अगर आप इसका ग्राफ देखोगे, विद इन दिस ग्राफ कभी देखो शेयर का प्राइस ऊपर गया है, कभी शेयर का प्राइस नीचे आया, कभी ऊपर गया है। यहां पे भी अगर देखोगे कभी ऊपर गया, कभी नीचे आया, कभी ऊपर गया, कभी नीचे आया, कभी फिर ऊपर गया। मतलब शेयर के प्राइस में ऐसे 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 चलता जा रहा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे, शेयर का प्राइस 1 साल पहले यहां पर जहां पे मेरा कर्सर है अभी, यहां पे 89.87 आ रहा है, और आज शेयर का प्राइस 319.35 है। तो मेरे कहने का इस बात से मतलब क्या है कि कभी इकोनॉमी ऐसे जाती है, कभी इकोनॉमी ऐसे आती है, कभी इकोनॉमी ऐसे जाती है, कभी इकोनॉमी ऐसे आती है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी ऊपर ही जाती है। दोबारा रिपीट करता हूं, कभी इकोनॉमी ऐसे जाती है, कभी इकोनॉमी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऊपर, कभी नीचे, लेकिन ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म में बात करूं तो सर ओवरऑल लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है वो इस तरीके से अपवर्ड स्लोपिंग ही बनता है। अगर आप यहां पे भी देखेंगे विद इन दिस ट्रेंड, यहां पे भी अगर आप देखो, कभी शेयर का प्राइस ऊपर गया इस तरीके से, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, लेकिन ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो यहां से, तो शेयर का प्राइस सर ऊपर ही गया है। मेरी बात समझ आई? इसी तरीके से आप किसी और कंपनी का भी अगर यहां पे देखना चाहो, जैसे मैं आपको एक बार रिलायंस का भी दिखा देता हूं। रिलायंस का वैसे थोड़ा सा अलग सीन है। एक सेकेंड, ये आपके सामने रिलायंस का ग्राफ, ये मैंने 1 साल का इसका ग्राफ खोला। अब अगर आप इसका भी, रिलायंस का भी 1 साल का ग्राफ देखोगे, कभी देखो शेयर का प्राइस कहां पे था, यहां पे नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, बुरे तरीके से ड्रिप मारा, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे आया। कहने का मतलब है वही सारी चीजें चलती जा रही हैं, कभी शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। लेकिन अगेन इसमें भी आप ओवरऑल लॉन्ग टर्म में अगर देखो, तो यहां पे आज की तारीख से 1 साल पहले इस शेयर का प्राइस 1521 चल रहा था, और आज इस शेयर का प्राइस 21 कितना चल रहा है, 76 चल रहा है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में, ओवरऑल नॉर्मली अगर देखा जाए, कभी इकोनॉमी ऊपर, कभी इकोनॉमी नीचे, कभी इकोनॉमी ऊपर, कभी इकोनॉमी नीचे, ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेंड लाइन अपवर्ड स्लोपिंग ही बनती है। मेरे को बताओ, ये वाली बात सबको समझ आई? ओवरऑल इंक्रीज होता है। मैं यहां से मार्केट से आपको ये चीज दिखाना चाह रहा था एक बारी। चलिए अब यहां पे देखिए, जो मैंने आपको इकोनॉमी का एग्जाम्पल भी दिया, 1991 में इकोनॉमी रेवोल्यूशन आया, थोड़ा सा इकोनॉमी ऊपर गई, उसके बाद हमने बोला 99 के बाद फिर इकोनॉमी नीचे गई थी, फिर इकोनॉमी 2001 में ऊपर आई, फिर 2007-8 में नीचे गई, फिर थोड़ा ऊपर आई, फिर नीचे गई। लेकिन मैं अगर 1991 से आज की इकोनॉमी को कंपेयर करूं, 1991 से आज 2021 की इकोनॉमी को कंपेयर करूं, भले ही बीच में कभी इकोनॉमी ऊपर जा गई है, कभी इकोनॉमी नीचे आई है, इस टाइम पीरियड के बीच में भले ही कभी इकोनॉमी ऊपर गई है, कभी इकोनॉमी नीचे गई है, कभी ऊपर गई है, कभी नीचे गई है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं पूछूं, क्या आज की इकोनॉमी भले ही नीचे है बहुत, भले ही डाउनफॉल है, 1991 से ऊपर है या नहीं है? बिल्कुल है सर। तो मैं आपको अल्टीमेटली यहां से ना दो क्रक्स समझाना चाह रहा हूं आज की इस पूरी चर्चा में, कि सर
इकोनॉमी इसी तरीके से फ्लक्चुएट होती है। ओवरऑल ट्रेंड अगर किसी भी इकोनॉमी का देखा जाए तो वो इंक्रीजिंग ही होता है। कहने का मतलब अगर इस तरीके से फ्लक्चुएशन दिखानी है, एक है इस तरीके से फ्लक्चुएशन दिखाना। कभी भी इकोनॉमी में इस तरीके से फ्लक्चुएशन नहीं होगी। इकोनॉमी में अगर फ्लक्चुएशन होगी तो इस तरीके से होगी। डिफरेंस समझ पाए दोनों फ्लक्चुएशंस में? जो ऊपर फ्लक्चुएशन बताई है उसमें ट्रेंड लाइन स्ट्रेट है, जो यहां पे फ्लक्चुएशन बताई है उसमें ट्रेंड लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है। मेरे को बताइए यहां तक की सारी बातें आपको समझ आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सभी को क्लियर है? चलिए अब एक बारी यहां पे ये पहली वाली डेफिनेशन पढ़िए, मैंने आपको वही लिखवाया है यहां पे। बिजनेस साइकिल मींस रिदमिक फ्लक्चुएशंस, ये आपका कीवर्ड है यहां पे। बिजनेस साइकिल मींस रिदमिक फ्लक्चुएशंस। किसमें रिदमिक फ्लक्चुएशंस? सर अग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अग्रीगेट मतलब पूरी कंट्री की, पूरी इकोनॉमी की एक्टिविटी में रिदमिक फ्लक्चुएशंस। रिदमिक फ्लक्चुएशंस क्या होती है? कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से। दैट हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती रहेंगी। तो अल्टीमेटली बिजनेस साइकिल क्या है? ये जो कभी इकोनॉमी का ऊपर जाना, टॉप पे पहुंचना, नीचे आना, ट्रफ, ये एक बिजनेस साइकिल हो गया। फिर से इकोनॉमी ऊपर जाएगी, पीक पे पहुंचेगी, नीचे आएगी, फिर रॉक बॉटम को हिट करेगी, दूसरा बिजनेस साइकिल, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये चलता ही जाएगा। तो बिजनेस साइकिल क्या है? 3 कीवर्ड्स के साथ। पहला, बिजनेस साइकिल मतलब रिदमिक फ्लक्चुएशंस। किसमें रिदमिक फ्लक्चुएशंस? अग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी में। कब होंगी ये? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हां जी, समझ आया? क्लियर है सबको? बताएंगे? मुश्किल तो नहीं लग रहा ये चैप्टर? अब मैंने यहां पे इसी बिजनेस साइकिल की जो रिदमिक फ्लक्चुएशंस हमने यहां पे बोली हैं, उन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास यहां पे 4 फेजेस आती हैं। वैसे 5 हैं, ग्राफ में मैंने 4 शो करी हैं, 5वीं एक बिल्कुल अलग नोट के मिसलेनियस स्टेज होती है, वो अभी बाद में करेंगे। तो 4 स्टेजेस क्या आई? जब इकोनॉमी ऊपर जा रही है, जब आपकी लाइफ की खुशियां ऊपर जा रही थी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। जब हमारी इकोनॉमी पीक पर पहुंचती है, टॉप पॉइंट पर पहुंचती है, उसको क्या बोलते हैं? पीक। जब हमारी इकोनॉमी नीचे आनी शुरू हो जाती है, या जैसे हमारी लाइफ में दुख आ रहे थे, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। और जब इकोनॉमी अपने रॉक बॉटम को हिट कर जाती है, अपने लोएस्ट पॉइंट को हिट कर जाती है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रफ। ठीक, अब एक एक करके मेरे को यही सीखना है। एक्सपेंशन इकोनॉमी में कैसे पता चलता है कि एक्सपेंशन आ रहा है? कैसे पता चलेगा कि ये हाईएस्ट पॉइंट है? कैसे पता चलेगा इकोनॉमी अब गिरेगी? और कैसे पता चलेगा ये इकोनॉमी का रॉक बॉटम है, इससे नीचे इकोनॉमी जा ही नहीं सकती, इसके बाद तो ऊपर ही बढ़ेगी? कैसे पता चलेगा ये सब? अब मैं आपसे वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा, ठीक है ना? तो थर्ड पॉइंट पे आइए। थोड़ा सा नीचे ही लिख लेते हैं। हेडिंग में फेजेस, बस। पहला पॉइंट एक्सपेंशन। पहला पॉइंट एक्सपेंशन। वैसे जैसे मैंने इस तरीके से लाइफ की आपसे बात करी है, तो कभी भी आपके साथ इस तरीके से आगे सीए में हो और आपको फ्रस्ट्रेशन हो कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, ये इतना पढ़ना पड़ रहा है, ये है वो है, तो 2 बातें सोच लेना। एक तो ये सोच लेना कि भाई इतनी मेहनत अगर कर रहे हो तो इतना ही रिजल्ट आपको मिलेगा सीए बनने के बाद, ठीक है ना? जो इज्जत मिलेगी और जो पैसे वगैरह, करियर वगैरह जो आपका सेट होगा, वो बहुत अच्छा होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, कभी भी ऐसा हो ना, सैड हो जाओ, थोड़ा सा दुखी हो जाओ, तो एक बात सोच लेना, मेरे को भी मेरे सीनियर ने बताई थी, जिनके साथ मैं काम करता था पहले। सिंपल सी एक बात बोलना, ये वक्त गुजर जाएगा। यही बात अगर आप सैड टाइम पे बोलोगे तो बड़ी मोटिवेशन आएगी, हाँ ठीक है ये सैड टाइम चला जाएगा। और यही बात अगर आप अच्छे टाइम पे बोलोगे, जब आप बहुत फ्लरिश कर रहे हो, तो ग्राउंडेड रहोगे कि ये भी गुजर जाएगा। ना अच्छा वक्त रहने वाला है, ना बुरा वक्त रहने वाला है। हाँ, मेरे को मेरे सीनियर ने बताई थी, कृष्ण जी ने अगर अर्जुन को बताई थी, तो फिर तो भाई क्या ही बात हो गई फिर तो। ये सर आपसे कॉल करके मोटिवेशन ले लेंगे जी तृप्ति, ओके चलो अब लिखते हैं इसके बारे में, एक्सपेंशन। अच्छा, पहले एक बार सारा लिखवा रहा हूं, फिर सारा समझाऊंगा, ठीक है? सर मेडिटेशन से भी हो जाता है यार। मैं ना वैसे बीइंग अ टीचर मेरे को बोलना नहीं चाहिए,
लेकिन मेरे से मेडिटेशन यार कभी हुआ ही नहीं, मैं सो जाता हूं, पता नहीं क्यों। एडी, एडी मतलब अग्रीगेट डिमांड, और इसके आगे बढ़ता हुआ एरो लगाया है ना। ठीक है आदित्य, मैं सीखूंगा आपसे, ठीक है आप मेरे को सिखाना कि दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि गम में पढ़ो तो खुश हो जाओ और खुशी में पढ़ो तो दुखी हो जाओ। अच्छा ओके सिद्धांत, चलो यार मेरी भी लर्निंग है फिर तो ये आज सिद्धांत, थैंक यू। अग्रीगेट डिमांड एडी लिखा है और उसके आगे बढ़ता हुआ एरो लगाया है, और उसके बाद दिस इंप्लाइज प्रोडक्शन, और इसके आगे बढ़ता हुआ एरो लगाया। मैं इस तरीके से आपको ये लिखवाना चाहता हूं ताकि पढ़ते ही आपको एकदम से क्लियर हो जाए, आपको यहां पे पूरी पूरी लाइनें पूरे पूरे पैराग्राफ्स ना पढ़ने पड़े, ठीक है ना। एडी इंक्रीज इंप्लाइज प्रोडक्शन इंक्रीज, इंप्लाइज, ये लिखवा रहा हूं फिर सारा समझाऊंगा, इंप्लाइज सेल इंक्रीज, इंप्लाइज प्रॉफिट इंक्रीज, प्रॉफिट इंक्रीज करेगा इंप्लाइज शेयर्स डिमांड इंक्रीज, शेयर्स डिमांड इंक्रीज इंप्लाइज शेयर्स प्राइसेस इंक्रीज, शेयर्स प्राइसेस इंक्रीज इंप्लाइज इंडेक्स इंक्रीज। अगर किसी बच्चे को याद ना हो तो अपने रेफरेंस के लिए आप इसके नीचे लिख सकते हैं, ऑल्दो मैंने आपको बेसिक में बताया है, मैं यहां पे दोबारा बहुत बातें होंगी अभी स्टॉक मार्केट की इस चैप्टर में। इंडेक्स मतलब सेंसेक्स और निफ्टी, इसकी बात हो रही है, ठीक है ना। अच्छा दूसरी तरफ प्रोडक्शन इंक्रीज, तो उसकी वजह से एक तो जीडीपी विल इंक्रीज, दूसरा एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज, तीसरा पॉवर्टी विल डिक्रीज। इस तरीके से इसको पूरा लिखिए एक बारी। अब यही सारी बातें आपकी बुक्स में दो दो तीन तीन पेज में पूरा पूरा फैला के लिखी होती है, हमने इस तरीके से शॉर्ट में लिख दिया, समझेंगे ताकि पढ़ते ही आपको यहां से क्लियर हो जाए। लिख लीजिए एक बार इस तरीके से इसको। लिख लिया सबने? चलिए इसके नीचे एक नोट डालिए, एक नोट डालिए इसके नीचे, लिखिए इस नोट में टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट स्टिल एग्जिस्ट्स। अभी ये सेम चल रहा है, एक्सपेंशन का ही पॉइंट है अभी, ठीक है ना। टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट स्टिल एग्जिस्ट, दो पार्ट्स में इस तरीके से इसको बांटकर, एक तरफ लिख दो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, और एक तरफ लिख दो, बिल्कुल सही लामिया, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सही, वो सीजनल हो जाता है। अभी समझेंगे, लिख लो बस एक बारी। हो गया यहां तक? लिख लिया सबने? ओके। अब इसी तरीके से मैं थोड़ा सा आगे पहले आपको सारा लिखवा रहा हूं, फिर समझने का काम करेंगे। बी पॉइंट, ए में मैंने आपको एक्सपेंशन लिखवाया है, अब बी में पीक, इसके बारे में लिखिए। when there is optimum utilization of resources
when there is optimum utilization of resources, index, comma, production, comma, aggregate demand, comma, GDP is said to be at peak when there is optimum utilization of resources, index, production, aggregate demand, GDP is said to be at peak, also known as boom, also known as boom. लिख लीजिए एक बारी। ठीक है जी। अच्छा एक बात सुनो, एक्सपेंशन में जहां पे हेडिंग डाली है ना, इसके ब्रैकेट में भी इसका एक और नाम लिख दो, वो मैं भूल गया लिखवाना। अपस्विंग, जो एक्सपेंशन वाला पॉइंट लिखा था उसके साथ ब्रैकेट में प्लीज ये लिख दीजिए अपस्विंग। ठीक है। अच्छा उसके बाद सी पॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन। और इसी के ब्रैकेट में इसका दूसरा नाम डाउन स्विंग। बिस्मनप्रीत रिकवरी सबसे बाद में आएगी। देखो ना, पहले एक्सपैंड किए, पीक पे आए, फिर कॉन्ट्रैक्शन लिखवा रहा हूं। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन के बाद ट्रफ लिखवाऊंगा, फिर रिकवरी लिखवाऊंगा। ठीक है बिस्मनप्रीत, कॉन्ट्रैक्शन, डाउन स्विंग। अब इसके बारे में लिखेंगे, even when there is optimum utilization of resources, even when there is optimum utilization of resources, producer keeps on producing even when there is optimum utilization of resources, producer keeps on producing in the hope of increasing demand, in the hope of increasing demand, but input required for production, becomes expensive due to low supply. But input required for production becomes expensive due to low supply. लिख लिया। अब इसके नीचे लेबर सप्लाई, डाउनवर्ड एरो लगाया है, इंप्लाइज लेबर इनपुट, अपर एरो लगाया है, लेबर इनपुट कॉस्ट, अपर एरो, इंप्लाइज कॉस्ट एंड प्राइस increase, cost and price increase implies aggregate demand fall. आगे बिल्कुल वही उल्टा हो जाएगा जैसे एक्सपेंशन में, वो सारा समझाऊंगा। लेबर सप्लाई डाउनवर्ड एरो इंप्लाइज लेबर इनपुट कॉस्ट अपवर्ड एरो इंप्लाइज कॉस्ट एंड प्राइस अपवर्ड एरो इंप्लाइज aggregate demand डाउनवर्ड एरो इंप्लाइज excessive stock implies
प्रॉफिट्स फॉल, प्रॉफिट फॉल, प्रॉफिट फॉल करेगा, शेयर्स डिमांड फॉल implies share prices fall implies index fall। और इधर एक्सेसिव स्टॉक की वजह से इसके आगे एरो लगा के प्रोडक्शन फॉल, प्रोडक्शन अगर फॉल करेगी तो उसकी वजह से जीडीपी फॉल, और प्रोडक्शन फॉल करने की वजह से और साथ में क्या, दो चीजें। एक सेकंड मनदीप, एक बारी यहां पे मैं कंप्लीट कर दूं फिर दिखा देता हूं, ठीक है ना। प्रोडक्शन से दो चीजें, एक अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, दूसरा पॉवर्टी बढ़ेगी। मनदीप आप एक काम करो, एक बारी मैंने कॉन्ट्रैक्शन के नीचे ये वाला पैराग्राफ लिखवाया है, इसके लिए जगह छोड़ के एक बारी पहले आप ये नोट करिए, ठीक है ना, फिर वो नोट कर लीजिएगा, मैं दिखा दूंगा, ठीक है। करिए यहां तक नोट। हो गया सबका नोट? हाँ जी, जिंदा लाशें तो नहीं बन गए, जाग रहे हो? ओके जी, चलिए आई गेस सबने लिख लिया है। अब चलूं मैं आगे, सभी ने लिख लिया? मनदीप आपका हो गया? अब बिल्कुल एंड में ना मनदीप, जब क्लास खत्म होने वाली होगी तब मैं आपको ये वाला पैराग्राफ एक बार दिखा दूंगा, तब आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसकी जगह तो आपने छोड़ ही दी है, तब कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, इसके बारे में भी हमने लिख लिया, सी पॉइंट। अब डी पॉइंट, ट्रफ। एक सेकेंड, डी पॉइंट लिखने से पहले ना बस एक चीज, सॉरी बस एक चीज, इसके नीचे ना एक नोट लिख दो, ऑल्सो नोन एज रिसेशन। ये वाला जो नोट है, ऑल्सो नोन एज रिसेशन, ये भी कॉन्ट्रैक्शन के ही नीचे है, ऑल्सो नोन एज रिसेशन। अब डी पॉइंट, ट्रफ। इसके बारे में लिखेंगे, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल severe form of recession, severe SEVERE form of recession also known as depression, also known as depression or severe form of recession. This is a situation where people's mindset becomes pessimistic, becomes pessimist. This is a situation where people's mindset becomes pessimist. कंप्लीट करिए। हो गया? अभी आज की क्लास में ना मैंने तभी आपको ये पूरा टॉपिक इस तरीके से लिखवा दिया है
सो दैट नेक्स्ट क्लास में मैं एक एक करके इसको समझता जाऊंगा, लिखने में मेरा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो अभी बस एक पॉइंट और लिखना है, इसके बाद वो भी लिख लेते हैं, लिखने का हमारा सारा काम खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर इसको समझ लेंगे। बेस हमने सारा तैयार कर ही लिया है, वहीं से सारी चीजें निकलेंगी। चलिए इसके बाद लास्ट पॉइंट एक लिखिए, रिकवरी। सर कोरोना के बाद जो अपस्विंग आएगा तब इकोनॉमी से पैसा जाएगा ना, क्योंकि लोग सेविंग करेंगे। बेटा उस टाइम पे लोग पैसा इन्फ्यूज करेंगे मार्केट में, ठीक है ना, तब इकोनॉमी से पैसा जाएगा। इकोनॉमी से पैसा क्यों जाएगा भाई? जब ये सब ठीक होगा तो लोग बल्कि अपने बिजनेसेस को अब ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट में पैसा इन्फ्यूज करेंगे, ठीक है। पैसा इन्फ्यूज करेंगे पहले, उससे और अर्निंग्स कमाएंगे, और फिर जो अर्निंग्स आएंगी वो फिर जाके सेव होंगी। एक बारी के लिए तो पैसा इन्फ्यूज ही होगा। तभी तो गवर्नमेंट के बारे में कई बार आपने सुना होगा, गवर्नमेंट कहती है कि फलाने फलाने बैंक से आपको लोन दिलवा देते हैं, आपको ये दिलवा देते हैं। सेविंग पर टैक्स अनाउंस नहीं हो गया सर, मेरे को समझ नहीं आया सर आप क्या पूछना चाह रहे हो सिद्धांत, एक बारी बताओ, एक बारी डिटेल में, फिर उस पर चर्चा कर लेते हैं। टैक्स तो इस टाइम पे वैसे हर चीज पे ही अनाउंस हो चुका है। एनीवे, रिकवरी begins from labor market। ये आपके पास पेपर में कई बारी क्वेश्चन आया हुआ है कि रिकवरी कहां से स्टार्ट होती है, कौन सी मार्केट से स्टार्ट होती है। तो आंसर वुड बी, अभी सब समझेंगे तो सही ही, रिकवरी बिगिंस फ्रॉम लेबर मार्केट। लेबर फोर्स will agree to work at, लेबर फोर्स, यहां पे लिखना भूल गया मैं, लेबर फोर्स will agree to work at much lower rates, will agree to work at much lower wage rates as compared to prevailing wage rates compelling मजबूर करना, compelling the producer to produce, compelling the producer to produce, consequently due to low input cost, due to low input cost, comma, price would be low, price would be low, and consumer will be inclined to buy the product. And consumer will be inclined to buy the product. लिखिए एक बारी इसको, हो गया सबका? चलिए बस इसके नीचे एक आखिरी नोट डाल दीजिए, नो इकोनॉमी follows perfectly timed। सर एक बारी शुरू से दिखा दो, स्क्रीनशॉट लेना है, लेट हो गया था जी साहिल, एक मिनट बस यहां तक लिख दूं, नो इकोनॉमी फॉलोज परफेक्टली टाइम्ड बिजनेस साइकिल। नो इकोनॉमी फॉलोज परफेक्टली टाइम्ड बिजनेस साइकिल, ये लिख लीजिए एक बारी।
हो गया? लिख लिया सबने? चलिए एक काम करते हैं, आज की क्लास अभी यहीं पे खत्म करते हैं। आज मैंने बिल्कुल बेसिक, जी तृप्ति एक मिनट पढ़ता हूं, पहले मैं एक बार कुछ बोल लूं। तो आज की क्लास में हमने ये सब किया, बेसिक बातें समझी और उस हिसाब से थोड़ी सी नोटिंग करी है। अब जो मैंने ये फेजेस की आपको नोटिंग करवाई है ABCDE पॉइंट्स में, यही सारी हमें समझनी है नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास अब पूरी की पूरी मेरे को इसी चीज को समझने के लिए जाएगी, ठीक है ना? चलिए फिर बाय बाय, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आई होप आपको आज का सारा समझ आया होगा।